नमस्कार दोस्तों। आज यानी 6 जनवरी 2017 का जो हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज डिस्कशन है उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो न्यूज इंपॉर्टेंट है वो सरकार के जीडीपी एस्टीमेट से रिलेटेड है। पिछले साल यानी 2016 में हमारा देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी रहेगी। पहले देखिए सरकार ने एस्टीमेट लगाया था 7.6%, अब घट के लगाया है 7.1% का। तो देखिए जो ये फैक्ट्स हैं वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि एसएससी और बैंक्स के एग्जाम में ये फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारे यूपीएससी में किस चीज़ पर फोकस करते हैं, वो फोकस करते हैं बिल्कुल बेसिक्स पर। जीडीपी आखिरकार है क्या। तो जीडीपी देखिए एक तरह का प्राइमरी इंडिकेटर है किसी भी देश की इकोनॉमी की हेल्थ को मापने के लिए। इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, अच्छी ग्रो कर रही है, बुरी ग्रो कर रही है, कितने रेट से ग्रो कर रही है, ये सब चीज़ें जीडीपी से पता लग जाती हैं। और जीडीपी रेट मतलब समझ गए ना आप। और उसके बाद में देखिए होता क्या है, ये टोटल वैल्यू होता है। ये जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है किसी मिनिमम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर में। जैसे कि आप कार का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे अब इसको इस आने वाले दूसरे फैक्ट से भी रिलेट कीजिए। देखिए दो तरह की जीडीपी होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और दूसरी होती है रियल जीडीपी। तो हम ये पूरी जीडीपी में ये दोनों तीन चीज़ें एक साथ देखते हैं। देखिए मान लीजिए 2010 में टाटा ने प्रोड्यूस की, देखिए 3 कारें प्रोड्यूस की टाटा ने। उसकी उस टाइम पे कीमत थी 100 रुपये। तो जीडीपी हुई कितनी, 300, सिर्फ अगर कार के टर्म्स में देखें तो। बाकी चीज़ें एक बार भूल जाओ, मानने के लिए मान लो इसको। 3 कारें प्रोड्यूस हुई, 100 रुपये एक कार का रेट था, तो जीडीपी कितनी हुई, 300। मतलब ये देख लीजिए गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द एक साल के अंदर में जितनी कारें प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू, तो ये हो गई हमारी जीडीपी। अब 2017 मान लीजिए आप, 2017 में मान लीजिए 16 मान लीजिए, 17 तो अभी आगे आएगा ढंग से, मतलब फाइनेंशियल ईयर तो नहीं स्टार्ट हुआ ना। 16 में देखिए 3 कारें ही प्रोड्यूस हुई, लेकिन कार की कीमत बढ़ के हो गई 150 रुपये। तो अब देखिए अब जीडीपी हो गई 2016 में बढ़कर 450 रुपये। पहले थी 300, अब 450 हो गई, क्योंकि पहले कार का रेट था 100 रुपये, अब 150 रुपये। लेकिन अब आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन 2016 में हमने इन्फ्लेशन को फैक्टरी नहीं किया, इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया। यह भी तो हो सकता है कि 2016 के अंदर में कार की वैल्यू तो बढ़ी, लेकिन जो इनपुट था यानी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट थी वो भी तो बढ़ गई कार की। अगर देखिए हम ये सब चीज़ें काउंट करते हैं, यानी इन्फ्लेशन भी देखते हैं कि किस इन्फ्लेशन आई है 2016 के अंदर में, यानी कुछ टाइम पीरियड के बाद में, तो उस जीडीपी को कहते हैं देखिए रियल जीडीपी। अगर हम इन्फ्लेशन नहीं काउंट करते हैं तो उस जीडीपी को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। बस आप ये याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बताने जा रहा हूं मैं अभी। नॉमिनल एंड रियल के बीच में यही डिफरेंस है। जो रियल जीडीपी होती है वो इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करती है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करती। एक और होता है देखिए जीएवी, ग्रोस वैल्यू एडेड। और जो ये भी देखिए एक तरह का इंडिकेटर है जो किसी भी देश की इकोनॉमी की हेल्थ को मापने के लिए। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जीएवी को यूज करता है आजकल। और जो एनएससी है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, और देखिए ये कहते हैं कि हमें दोनों पर फोकस करना चाहिए, जीडीपी पे भी और जीएवी पे भी। हम किसी दिन डिस्कस करेंगे, कल ही डिस्कस कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो। ये जीडीपी और जीएवी में ज़्यादा डिफरेंस होता क्या है। जीडीपी देखिए इसका एस्टिमेट लगाता कौन है, ये लगाता सीएसओ, और जो कि आता है ये देखिए फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अंदर में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है हमारी जीडीपी के आंकड़ों को यूज करती है अपनी पॉलिसीज या फिर फिजिकल टारगेट्स को साधने के लिए। अगला देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो ईपीएस स्कीम है उसके लिए आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया गया है। तो ईपीएस स्कीम है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो भी देखिए एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑटोमेटिकली ईपीएस स्कीम के अंदर में इनरोल हो जाते हैं। कि जो मेंबर्स हैं ईपीएफ स्कीम के, जो ईपीएफ स्कीम के मेंबर हैं वो ईपीएस स्कीम में अपने आप इनरोल हो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें ईपीएस स्कीम में कंट्रीब्यूट करती है। और वैसे देखिए जो एम्प्लॉयर होता है, कोई भी मान लीजिए जो ये ईपीएस स्कीम चलाते हैं, कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है इसका, पीएसयूज मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो जो ये स्कीम चलाते हैं देखिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं 8.33% ऑफ द सैलरी एम्प्लॉइज़ के। यानी अगर मान लीजिए मैं किसी पीएसयू में काम कर रहा हूँ, तो मुझे अगर मैं स्कीम का लाभ उठा रहा हूँ तो मैं कुछ अपना अमाउंट कटवाऊंगा, और जो मेरी बेसिक सैलरी होगा उसका 8.33% है वो जो ये पीएसयू है वो देगा, और 1.1% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन इसमें देखिए वैसे तो जो डेली अलाउंस है वो भी काउंट करते हैं, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 6500, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते जो अलाउंस मिलते हैं, जो फ़ायदा मिलता है। ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंट है नहीं, न्यूज़ में आया था इसलिए बता दिया, क्योंकि कोई चीज़ छूट ना जाए। बेशक हमारा फंडा यही है कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छूट ना जाए कोई चीज़, बस रिस्क नहीं है। जो कुछ करना है इसी साल करना है, बाकी बात अगले साल की तो दिमाग में लाओ ही ना कभी। आगे क्या देखिए, आगे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो
ये एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक ने कुछ अपना पेपर जारी किया। उन्होंने कहा कि जो आपने देखा होगा किसी दूसरे देश में, मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी वोलेटिलिटी है। सूडान का केस देख लीजिए, अफ्रीका का, वहाँ हमने ऑपरेशन संकट मोचक चलाया था इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए। यमन में अपने ऑपरेशन राहत चलाया था। पहले जो एक ऑपरेशन कुवैत में भी ऑपरेशन चलाया गया था 1991 में, अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी एयरलिफ्ट। तो ये कहते हैं, देखिए थिंक टैंक कहते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज हैं इवैक्यूएशन को लेकर, एक स्टैंडर्ड पॉलिसीज नहीं है, एड होक पॉलिसीज हैं। यानी जो पायलट्स हैं या फिर सिविल जो मिनिस्ट्री या उनके ऑफिशियल्स हैं, उनके हीरोइज्म पर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और वहाँ से हमने इवैक्यूएट कर लिया। लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की। इस तरह का अगर कोई सिचुएशन आती है तो कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से रिएक्ट करेगा और कैसे, कौन से बंदों का, इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होगा, इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि यूएस, यूके और नाटो ने अपनी अपनी जो पॉलिसीज हैं इसके मामले में, जब भी इनको अपने बंदे इवैक्यूएट करने होते हैं तो ये इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया इस चीज़ को, इवैक्यूएशन ऑपरेशंस को, और इवन ब्राज़ील ने भी। फिर ये कहते हैं कि इंडिया ने अभी तक जो इंटरनेशनल क्राइसिस सिचुएशन हुआ है वो, जब भी देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है तो आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए अगर कोई केरला का केस मान लीजिए, केरला की नर्सिस रह गई थी इराक के अंदर में, तो क्या हुआ, लोकल पीपल थे, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि नर्सिस को इंश्योर कीजिए कि नर्सिस सुरक्षित वापस आ जाए इंडिया के अंदर में। स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेशर लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि वोटों की राजनीति है, वो हरकत में आई, इसलिए उन्होंने सुरक्षित इंश्योर किया कि हाँ नर्सिस जो है हमारी वापस आ जाएं सुरक्षित अपने घर में। लेकिन ये कोई एडहोइज्म है, ये एडहोइज्म मतलब जैसे कि जब कोई सिविल सोसाइटी प्रेशर लगाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर डालती है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, तब तो चीज़ें हल हो जाती हैं। लेकिन कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सुर्खियों में नहीं आ पाते, तो उनका क्या, एक तरह से ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि एम्बेसी में खबर जाए, एम्बेसी वाले हरकत में आए, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए। एक न्यूज़ थी, देखिए आपको पता है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस होने वाला है अभी, और हमने डिस्कस भी किया था कि उस टाइम पे बेंगलोर में इस बार होने वाला है, और क्यों प्रवासी भारतीय दिवस क्यों ऑर्गेनाइज होता है। इस दिन महात्मा गांधी आए थे हमारे अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से आए थे, तो और 1915 में वो आए थे। तो 3-4 फैक्ट्स हमने पहले डिस्कस किए थे। अब देखिए दोबारा से जब ये प्रवासी भारतीय दिवस होने वाला है तो 3-4 चीज़ें सुर्खियों में हैं। मैं आप थोड़ा सा हम ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो PIO है वो क्या होता है, NRI क्या होता है, और जो ओवरसीज सिटीजन होते हैं वो क्या होते हैं। तो तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, काफ़ी बार हम इनमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए जो PIO होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक सेकंड, जो PIO होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये अगर जिनको ये कार्ड मिलता है तो वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया में और इंडिया से भी। तो अब देखिए ये स्कीम जो थी PIO की 1999 में लॉन्च की गई थी, और PIO उनको लॉन्च किया जाता है देखिए जिनके पास में फॉरेन पासपोर्ट हो, और जो यह प्रूव कर सकते हैं कि वो उनका जो ओरिजिन है 3 जनरेशन्स या फिर उससे बिफोर वो इंडिया का है। 3 जनरेशन्स कितना हो गया, ग्रैंड फादर तक हो गया शायद। तो उसके बाद में देखिए क्या होता है, जो PIO कार्ड जिसको मिलता है वो वैलिड होता है 15 साल तक, और जब भी देखिए वो इंडिया में आ सकते हैं। लेकिन जब इंडिया में वो आए हैं तो एक बार में उनकी जो लिमिट है इंडिया में रहने के लिए, वो अगर 180 से ज़्यादा होती है तो उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर में। यानी देखिए अगर कोई PIO जिसके पास में PIO कार्ड है वो इंडिया के अंदर में आज आया है, आज मान लीजिए 7 जनवरी है, तो 7 जनवरी प्लस में 180 दिन तक वो लगातार रह सकता है। इससे ज़्यादा अगर उसको रहना है तो 30 दिन के अंदर अंदर में उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा जो कंसर्न्ड फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसके पास में। चलो ये तो हो गया PIO। अब आते हैं NRI। NRI क्या होता है? NRI तो देखिए एक तरह का इंडियन सिटीजन ही होता है, और वो लेकिन ऐसे लोग जो इनका बाहर काफ़ी रहना होता है, और ऐसे लोग देखिए जो 1 साल के अंदर में 183 दिन या फिर इससे ज़्यादा तक बाहर रहते हैं, तो वो होते हैं NRI। और जैसे विजय माल्या थे, विजय माल्या देखिए जब गए थे यहाँ पर, जब उनके खिलाफ में कार्रवाई स्टार्ट की गई थी, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक NRI हूँ और मुझे रहना पड़ेगा बाहर, इसलिए मुझे इसी कारणवश जाना पड़ रहा है विदेश में। तो 183 दिन तक रहना पड़ता है उनको 1 साल के अंदर में बाहर। वैसे सिटीजन ये इंडिया के ही होते हैं NRI। दूसरा क्या है, ये PIO की तरह एक तीसरा देखिए ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होते हैं, वैसे देखिए मैं आपको बताऊं मर्ज हो गए हैं अभी ये। पिछले साल मोदी जी ने घोषणा की थी कि जो OCI है और PIO है इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन थी कौन PIO है कौन OCI है। तो अब तो देखिए मर्ज हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन क्या है। जो PIO है देखिए उनका कार्ड तो सिर्फ वैलिड होता है 15 साल के लिए। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड ये वैलिड होता है लाइफ टाइम के लिए, और इनको
180 दिन की इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती कि एक बार में 180 दिन ये आ सकते हैं, उसके बाद में इनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ये होते क्या है, ये देखिए, ये पहले इंडियन सिटीजन रहे होते हैं, और या तो इनके देखिए एटलीस्ट 1 पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट या फिर ग्रेट ग्रैंडसन कुछ भी हो, वो इंडियन सिटीजन हो, तो 2-3 कंडीशन हैं। या फिर इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप से मैरिज करी हो, और इस तरह की जो नॉर्मल चीज़ें हैं, इतना डिटेल में तो वो नहीं जाएंगे, ये तो टेक्निकलिटीज़ हैं ज़्यादा से। अब देखिए 2005 में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी। प्रवासी भारतीय दिवस था उस टाइम पे हैदराबाद में 2006 में। और जो OCI कार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने सिटीजनशिप ले ली है किसी दूसरे कंट्री की। ये एक तरह की देखिए ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत राइट्स देते हैं हम अपने OSCI सिटीजन्स को जो पहले कभी इंडियन सिटीजनशिप रहे हों, इंडिया सिटीजन रहे हों, या फिर उनके कोई रिश्तेदार, जैसे हमने अभी डिस्कस किए, उनके पेरेंट, एक पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, उनके लिए है ये। तो बस यही है, ये याद रखिएगा, एक्चुअल सिटीजनशिप नहीं है, मतलब किस तरह का ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है ये। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें वही चल रही हैं। हमारे जो ट्रंप हैं वो अखबारों की सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। ट्रंप देखिए, अब ट्रंप ने कई बार ऐसे डिसीजंस लिए हैं अब कि जो वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं US के, जैसे CIA के चीफ मान लीजिए, या फिर उनके साथ में भी ट्रंप के डिफरेंसेस आए हुए हैं, तो वो कहते हैं नहीं, देश ऐसे नहीं चलेगा। तो इस तरह की बातें हैं। नीचे एक जो न्यूज़ है सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है। सऊदी अरेबिया में वुमन को काफ़ी कम राइट्स दिए गए हैं, काफ़ी कम शरीयत ला के अनुसार में वहाँ पे कम राइट्स दिए जाते हैं, और वहाँ पे शरिया, वो कहते हैं कि सो कॉल्ड शरीयत हम चला रहे हैं। तो अभी क्या है, अब यूट्यूब का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे। देखिए जो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सऊदी अरेबिया में वुमन पे ड्राइविंग पे बैन है, डांस नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें बैन है उनके अनुसार शरीयत में, तो वो नहीं कर सकते वुमन। तो वुमन वहाँ पे क्या करती हैं, वुमन अपनी वीडियो बनाती हैं, जैसे ड्राइविंग की वीडियो बना ली और चेहरा छुपा के वो अपलोड कर देती है, तो ये काफ़ी सुर्खियों में आ जाती हैं, फिर ये वीडियोज़ काफ़ी वायरल हो जाती हैं। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं। आज की स्कीम क्या देखें, ये बिजनेस में है, बिजनेस के पेज में दी गई है, तो आज की हमारी इसके साथ में स्कीम ही हो जाएगी, स्मार्ट यूसी। तो देखिए क्या है ये है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्कीम है। ये हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को आगे ले जाने के लिए स्कीम का नाम है MSIPS, नाम तो काफ़ी अच्छा है। तो देखिए ये इसका नाम है मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। 2012 में इसे लॉन्च किया गया था। स्कीम है किस लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी है, और एक्सपेंशन जिन प्रोजेक्ट्स का हमें एक्सपेंशन करना है उनके लिए भी है। मिनिस्ट्री कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक वाली मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री। पूरा नाम क्या है उसका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड समथिंग कुछ था। और आगे देखिए जो स्कीम है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, 20% की सब्सिडी प्रोवाइड करती है सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में जो यूनिट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। यानी देखिए अगर इनको सब्सिडी मिलेगी तो ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। सरकार यही तो चाहती है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो आगे बढ़े। और भी काफ़ी तरह की रियायतें इनको दी गई हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी में छूट दी गई है, एक्साइज ड्यूटी है, इनमें भी काफ़ी फायदा पहुंचाया गया है। जो यूनिट्स नॉन सेज में है, यानी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको पता ही होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा जोन होता है जो सरकार ने इस्टेब्लिश किया था इकोनॉमी को, जैसे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। इसमें सरकार कुछ रियायतें देती हैं, जैसे लेबर रिफॉर्म्स में रियायतें दे दी, एक्साइज ड्यूटी में रियायतें दे दी। ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो कितने यूनिट पर दी गई है, 29, ये तो देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कितने हज़ार करोड़ की दी गई है, बस आप ये याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो जो MSIPS स्कीम है किस लिए, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए है। दूसरी कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, अगर आपको ये याद है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये तो पता लग ही जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो मिनिस्ट्री है वही चला रही है। आगे है क्या, आगे बिजनेस पेज पे एक न्यूज़ है, देखिए थोड़ा सा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये स्कीम है प्लांटेशन लेबर एक्ट से रिलेटेड। देखिए प्लांटेशन लेबर एक्ट में जो वर्कर्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिए टी प्लांटेशन में वर्कर्स हैं काफ़ी, जो चाय के बागान में काम करते हैं, इनको काफ़ी तरह की सब्सिडीज़ मिलती है, किस में, घर में, खाने में। तो देखिए लेकिन ये जो प्लांटेशन वाले हैं ये इनको देते नहीं है सब्सिडीज़, मतलब दे भी देते हैं तो क्या कहते हैं, फिर जो मिनिमम वेजेस है वो नहीं देते। ये कहते हैं कि मिनिमम वेजेस आपको हम क्यों दें, क्योंकि जो हमने ऑलरेडी आपको सब्सिडीज़ दी है तो काट लेते हैं मिनिमम वेजेस से। तो सरकार इसमें एक तरह की अमेंडमेंट करने जा रही है कि चेंज करने जा रही है इसको, कि जो आप सब्सिडी देते हो खाने पे, घर में, ये आप मिनिमम वेजेस में काउंट नहीं कर सकते, आपको मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा और ये सब्सिडी भी देनी पड़ेगी। तो क्यों इंपॉर्टेंट है पता नहीं, इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा देखिए कई बार क्या होती है, नॉलेज काम आ जाती है। आगे क्या देखिए PIB की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये अपना क्या है 28वां जो है रोड सेफ्टी वीक बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट नीचे है ई चलान और एम परिवहन, दो एप्लीकेशंस इन्होंने डेवलप करी है अपनी। तो ई चलान तो क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सॉल्यूशन के लिए ये है इनकी जो एप्लीकेशन है, ये इंटीग्रेट करेंगे वाहन और सारथी। ऑलरेडी इन्होंने 2 स्कीम चलाई हुई थी, जो एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन इन्होंने चलाई हुई थी। जो एम परिवहन है, ये एक सिटीजन सेंट्रिक एप्लीकेशन होगी और ये फैसिलिटेट करेगी। देखिए कोई भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज है उनको फैसिलिटेट करेगी जो ये एप्लीकेशन है एम परिवहन। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रजिस्टर करवाना या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कुछ भी करवाना हो, या फिर नेशनल ट्रांसपोर्ट जो होता है ट्रांसपोर्ट नेशनल रजिस्टर, यहाँ पे भी अगर आपको रजिस्टर करवाना हो तो ये एप्लीकेशन काम आएगी जिसका नाम है एम परिवहन। आगे क्या होता है देखिए, इंडिया और कजाकिस्तान ने एक तरह से प्रोटोकॉल साइन किया है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन, ये साइन किया है इन्होंने। 1996 में पहली बार किया था, अब इन्होंने कुछ चेंज किया है इसमें, क्योंकि आपको पता होगा कि गलत फायदा इसका उठाया जाता है डबल टैक्सेशन का। डबल टैक्सेशन इसलिए होता है कि अगर कोई कंपनी वहाँ से जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कजाकिस्तान की कोई कंपनी यहाँ इन्वेस्ट कर रही है तो वहाँ दोनों जगह उसका टैक्स ना लगे, जो कैपिटल टैक्स होता है कजाकिस्तान में भी ना देना पड़े और इंडिया के अंदर में भी, ऐसा ना हो कि दोनों जगह देना पड़ रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है बिजनेस हर्ट होता है। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स पहले साइन किए जाते थे। हमने पहले डिस्कस किया था कि इसका नतीजा क्या होता है कि कुछ कंपनीज फायदा उठाती हैं इसका, फिर ट्रीटी शॉपिंग, राउंड ट्रिपिंग और ट्रीटी शॉपिंग ऐसे करते हैं। तो ये जो डिटेल्स हैं वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, काफ़ी टेक्निकल ये है। तो इंडिया और कजाकिस्तान ने किए, कई बार इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं इंडिया ने जिसके साथ में हाल फिलहाल में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ये साइन किया है, तो उस तरह की बातें उसमें ये इस तरह के फैक्ट्स काम आ जाते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। देखिए प्री का वही सेम फंडा है। मेंस में क्या है, मेंस में हमें डायमेंशंस कवर करनी है, प्री में एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए काफ़ी ज़्यादा। तभी तो ऐसा होता है कि देखिए कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े जो होते हैं जिनके काफ़ी अटैम्प्ट्स हो गए होते हैं उनसे क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो कई बार करंट अफेयर नहीं पढ़ते या फिर टच में नहीं होते। तो प्रीलिम के लिए हमें काफ़ी एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए, नॉलेज कहीं ना कहीं काम आती है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के काम आती है। और आगे क्या है, आगे देखिए एनसीसी के बारे में एक छोटी सी न्यूज़ है। एनसीसी वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो हम एनसीसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो नेशनल कैडेट कोर्प्स ये होता है, ये इंडियन मिलिट्री कोर्प्स का देखिए ये इनका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और इंडियन मिलिट्री के कैडेट कोर्प्स ये होते हैं। और स्कूल और कॉलेजेस में जो बच्चे इनको ज्वाइन करते हैं वॉलंटरी बेसिस पर, ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं बस एक ही याद रखिएगा, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल कॉलेजों में कोई भी ज्वाइन कर लेता है, कोई एज सच इनको बेसिक फ़ायदा मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मिलिट्री वगैरह में जाना पड़े तो इनको प्रेफरेंस मिलती है, अच्छा सिग्नल जाता है, अच्छा इसका सिग्निफिकेंस रहता है जिन्होंने एनसीसी ज्वाइन की होती है। दूसरा, कोई लाइबिलिटी इन पर नहीं है कि इनको एक्टिव मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करवाया जाएगा आने वाले टाइम में, तो सीखा जा सकता है, काफ़ी कुछ डिसिप्लिन वगैरह सीखा जा सकता है एनसीसी से। जो अगली देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन है आज हमने डिस्कस करनी है, वो एफएओ डिस्कस कर लेते हैं आज, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये एजेंसी है यूएन की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है, यूएन की एजेंसी है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के लिए है, और एक तरह का देखिए न्यूट्रल फोरम की तरह काम करता है, जिसमें सारे देश आकर मिलते हैं इक्वली और नेगोशिएट करते हैं एग्रीमेंट्स और डिबेट भी करते हैं उन एग्रीमेंट्स के बारे में, और ये ट्राई भी करता है। देखिए सोर्स ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, डेवलपिंग कंट्रीज को सहायता करता है ये उनकी एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइज करने के लिए, ताकि फूड सिक्योरिटी आ जाए, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ये सारे जो एलाई सेक्टर हैं एग्रीकल्चर को, तो एफएओ कोशिश करता है कि इनमें मॉडर्नाइजेशन आ जाए। और यहाँ पे देखिए गुड न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, ये सब आ जाए। 194 मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है, ये तो काम का है नहीं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कई बार ये पूछ लेते हैं। हेडक्वार्टर ये इसका है रोम, इटली में। तो 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिए है किस लिए, तो कहीं आप सोचो सिर्फ खाने के लिए, एग्रीकल्चर उन सब चीज़ों से रिलेटेड है ये। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है इटली में, यूएन का पार्ट है। तो ये 4-5 फैक्ट्स इसके जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। आज का देखिए लेक्स डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका हम डिस्कस कर रहे थे, तो लेक्स तो देखिए एज सच आपको इतना याद होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी हैं, अगर कंट्री भी याद हो जाए तो बेहतर है, लेकिन अब बिल्कुल डिटेल से हम नहीं जा सकते कि अब कनाडा के अंदर कौन सा स्टेट में है, यूएस के अंदर में कौन सी सिटी में है, इतना हमें जरूरत है नहीं दूसरे कॉन्टिनेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए ये 5 जो हैं इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं, 5 बहनें जो हैं ये, तो देखिए 5 जो बहनें हैं ये हैं सुपीरियर लेक, मिचिगन लेक, लेक हुरोन, ओंटारियो, एरी, तो ये 5 लेक्स हैं। तो इसके बारे में जो 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सबसे ज़्यादा आपको याद रखने हैं, सबसे छोटी है जो ओंटारियो, अब छोटी बड़ी तो नहीं पूछेंगे वो, और पूछेंगे क्या, एक जो सबसे बात ये पूछ सकते हैं, देखिए ये पूछ सकते हैं सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में है,
ओंटारियो से जाती है, मैप नहीं है क्या, है एक सेकंड, हाँ ये रही, सेंट लॉरेंस रिवर ओंटारियो से जाती है, सेंट लॉरेंस रिवर जोड़ती है इनको इस ओशन से। कौन सा ओशन है, इसका आंसर आप दीजिए। इस ओशन से इसको जोड़ती है और जो गिरती है ये यहाँ पे आती है सेंट लॉरेंस बे में। यहाँ पे देखिए ये बे है। तो एक तो आप इतना याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने आपसे पूछा है कि इस ओशन से कौन सी रिवर्स जोड़ती है और कौन सी लेक से जुड़ती है। छोटा सा फैक्ट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, फिर भी थोड़ा सा देखने के लिए है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये सारे की सारी लोकेशंस हैं इनकी। यहाँ पे लेक ओंटारियो, लेक एरी और लेक हुरॉन, लेक मिचिगन, लेक सुपीरियर, ये दोनों में आती है। थोड़ा पार्ट इसका कनाडा में भी है जो सुपीरियर रिवर है। एक जो देखिए दो रिवर्स हैं, लेक एरी और लेक ओंटारियो, इनके बीच में नियाग्रा फॉल्स है। नियाग्रा रिवर है यहाँ पे और नियाग्रा फॉल्स है। तो कई बार अगर बिल्कुल डीप में वो गए यूपीएससी वाले, यानी अगर उन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया तो डिफिकल्ट क्वेश्चन यही बना सकते हैं ये कि कौन सी दो लेक्स के बीच में है जो ये नियाग्रा फॉल्स पड़ता है या फिर नियाग्रा रिवर के ऊपर, ये तो पता लग ही जाएगा, दोनों सेम सा नाम है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट बनाएंगे तो इसी से बनाएंगे। दो ही डिफिकल्ट ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो कौन सी रिवर जोड़ती है, कनेक्ट करती है ओशन से, और दूसरा ये वाला जिसका आंसर आपको देना है। और आगे क्या है, आगे हाँ लेक्स देखिए, बाकी जो लेक्स हैं सबके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं होनी चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कौन सी कहाँ है। ग्रेट बियर लेक जो है वो कनाडा के अंदर में है। ग्रेट स्लेव लेक तो वो भी कनाडा के अंदर में है, और रेनडियर भी कनाडा के अंदर में है, विनीपिग भी कनाडा के अंदर में है। बस थोड़ा आपको स्टेट का नाम याद हो और नॉर्थ अमेरिका याद हो। अब इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं करना कि कैसे है, बस याद रखिएगा जो 5 लेक्स हैं, अगर डीप में क्वेश्चन बनाया जाए तो वो ग्लेशियर लेक्स हैं। ये वाली जो 5 हैं ये ग्लेशियर लेक्स हैं, और जो ग्रेट साल्ट लेक है ये यूएस के अंदर में है। तो देखिए जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए अगर फिर भी एक्सट्रीम चले गए यूपीएससी वाले तो देखिए जैसे अब 2016 में बिल्कुल इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, इस तरह से अगर वो बिल्कुल डीप में अगर चले गए वो अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट 99% है जो क्वेश्चन पूछेगा वो इन चीज़ों पे वो पूछेंगे। कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 9 लेक्स अभी हमने करी, जैसे 5 ये हैं, 5 ये हैं, 5 ये 10 हो गई, 10 लेक जो हमने करी इनकी लोकेशंस नॉर्थ अमेरिका में है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये पता होना चाहिए। दूसरा ये जो चीज़ हमने देखी कौन सी रिवर जोड़ती है ओशन से और कौन सी लेक है, ये सारी चीज़ें बस ये जो हमने डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता है नहीं। अब आज तो वैसे देखिए हमें साइंस एंड टेक डिस्कस करना है, लेकिन कल एक जो दिसंबर की मैगजीन है, दिसंबर की योजना मैगजीन का पार्ट 2 बाकी है। तो आज जैसे आपको पता है कि दिसंबर की योजना मैगजीन भी साइंस एंड टेक पे आई थी, तो कल ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, साइंस एंड टेक जो बचा हुआ है आज का और जो योजना मैगजीन है। उसके अलावा आज हम जो मिसलेनियस करंट अफेयर हैं जो रह गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से करंट अफेयर्स हमारे बचे हुए हैं, 4-5 जो चीज़ें रह गई थी। एक तो देखिए हमारे इंडिया का जो ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स है, ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें हमारा स्थान है वो रैंक 2 पे है इंडिया, और 13 स्थान ऊपर बढ़ गया है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन वही फंडा, कुछ छोड़ेंगे नहीं। दूसरा देखिए एक फिनेंशियल सेक्टर सर्च एंड रिक्रूटमेंट कमेटी है। ये छोटे मोटे इंडेक्स देखिए याद रखने की आवश्यकता है नहीं, 4-5 एक बार कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, जैसा मैंने कल परसों बताया था, एक इंडेक्स दे दिया तो लगातार वो पूछते जाएंगे। एक जो इंपॉर्टेंट बात है ये है, देखिए फाइनेंशियल सेक्टर सर्च एंड रिक्रूटमेंट कमेटी, फाइनेंशियल सेक्टर सर्च एंड रिक्रूटमेंट कमेटी, ये किस लिए थी? ये देखिए डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति के लिए थी। आरबीआई में डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति थी और जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे पीके सिन्हा वो इसके हेड थे। तो आरबीआई ये पिछले साल जून में सुर्खियों में थी क्योंकि आरबीआई ने इस पर विरोध किया था। आरबीआई ने कहा था कि देखिए आप डिप्टी गवर्नर को चुनना है तो गवर्नर की ज़्यादा चलनी चाहिए, तो आप क्यों उसको कैसे हेड बना सकते हो कैबिनेट सेक्रेटरीट की, यानी यहाँ भी आप अपने जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी ज्यूरिडिक्शन बढ़ा रहे हो। तो सरकार ने एक तरह से बीच का रास्ता निभाया। सरकार ने क्या किया, जो गवर्नर था उनको सॉर्टिंग की कमेटी दे दी कि स्क्रीन आउट ये करेंगे, बाद में आखिर में चुनेंगे वही कमेटी जो फाइनेंशियल सेक्टर स्क्रूटिनी कमेटी है। तो बस यही था, अगर पूछ ले कि ये कमेटी करती क्या है। तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो जल राहत एक्सरसाइज। जल राहत एक्सरसाइज होती क्या है, देखिए एक तरह का ये जॉइंट इनिशिएटिव है असम गवर्नमेंट के बीच में। दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे, जल, क्या बात, पेन भी शर्मा रहा है। जल राहत जो एक्सरसाइज है देखिए ये है असम गवर्नमेंट के बीच में और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। ये डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रिपरेशन के लिए है। देखिए फ्लड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, ऐसा में आपको पता होगा, तो फ्लड्स को रोकने के लिए ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई थी ताकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट की फोर्स है वो पहले से तैयार रह सके और जब भी कुछ इस तरह की फ्लड आती है तो उसको रोका जा सके।
अब एक और जो करंट अफेयर पिछले साल सुर्खियों में था, देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, इन्होंने देखिए चार नए जो एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा बचपन में, उनमें 4 नए एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था, अनाउंस किए थे। और इनके नाम तो देखिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, याद आप रहेंगे नहीं, बोल देता हूँ। निहोनियम, मॉस्कोवियम, टिनेजियम, ऑर्गेनिजियम। ये तो आप बस अभी भूल गए, मतलब मेरे को लगता है 3 सेकंड में ही आप भूल गए होगे इसे। देखिए नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें। IUPAC, इस बॉडी के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। ये देखिए वर्ल्ड अथॉरिटी है, ये एक तरह की जो IUPAC है वर्ल्ड अथॉरिटी है और केमिकल नोमेनक्लेचर करती है, टर्मिनोलॉजी, यानी जो नए एलिमेंट्स आते हैं वो ये IUPAC है वो इनको नाम देती है और कहाँ इनको एडजस्ट किया जाएगा और स्टैंडर्ड मेथड्स क्या होने चाहिए मेजरमेंट के, एटॉमिक वेट को कैसे मेजर किया जाना चाहिए, ये सब चीज़ें करती है IUPAC। तो क्वेश्चन फंसाने के लिए अगर कुछ और पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी बॉडी करती है, UN करती है या फिर कुछ और बॉडी दे देंगे, तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ऐसे काम किए जाते हैं IUPAC के द्वारा में। नाम दिए कैसे जाते हैं, नाम देखिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया इनका है नहीं, कैसे भी दे देते हैं, किसी साइंटिस्ट के नाम पे दे दिया, जगह के नाम पे दे दिया जहाँ एलिमेंट मिला है, तो ऐसे ही दे देते हैं ये नाम। बस लास्ट में EM, EN इस तरह की वर्ड्स के लगा देते हैं ताकि प्रिडिक्टेबल में आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सके। उसके बाद में एक वही इंपॉर्टेंट जो है गुड कंट्री देखिए कितने इंडेक्स दे देते हैं, काफ़ी इंडेक्स देने लगे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पता क्या करते हैं, सिंपल सा फंडा है, अगर कोई भी क्वेश्चन UPSC में आता है, मान लीजिए आज इंडेक्स पूछा, तो अगले साल क्या करेंगे, ये बच्चों को सारे इंडेक्स रटवा देंगे, दुनिया भर के 250-300 इंडेक्स होंगे, तो इतना तो अगली बार थोड़ा ना UPSC क्वेश्चन पूछेगी इस पर। जो मेन इंडेक्स हैं वो सुर्खियों में बस वही 10-1 हैं, वही याद रखने की हमें आवश्यकता है। तो ये तो छोड़ दीजिए, गुड कंट्री इंडेक्स बेकार का डेटा है। तो कल हम साइंस एंड टेक डिस्कस करेंगे, योजना डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा हम रिवीजन भी करने की कोशिश करेंगे। कल एडिटोरियल तो आएगा नहीं, और कल हमारे जो ये इनिशिएटिव है न्यूज़ डिस्कशन उसकी भी छुट्टी रहेगी। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।